बड़ा सीधा सा सवाल है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर संजय कुमार, हम जहाँ बैठे हैं वो मगध का इलाका है। पिछली बार एनडीए की स्थिति बड़ी खराब रही थी। हाँ, ये ठीक है कि पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ होने से एनडीए की स्थिति अच्छी हो सकती है क्या? निश्चित रूप से अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो मगध का इलाका है जिसमें 5 जिले आते हैं, 26 विधानसभा की सीटें हैं, और इसके बगल में शाहाबाद है जहां 22 विधानसभा की सीटें हैं। तो इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत इलाका यही रहा, शाहाबाद और मगध, और एनडीए की सबसे कमज़ोर कड़ी यही रही। इसी इलाके में वो मैक्सिमम सीट को वो लूज़ किए। आपने इशारा किया कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कि क्या कुशवाहा समाज की नाराज़गी ने इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कर दिया और एनडीए गठबंधन इतना कमज़ोर हो गया। मैं पूरी तरह से इससे एग्री नहीं करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाएंगे तो यहाँ की तस्वीर बहुत बदल जाएगी। देखिए, लेफ्ट पार्टी का एक डोमिनेशन है इस इलाके में, चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो या मगध का इलाका हो। और अगर लेफ्ट की पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस और उनके साथ मुकेश सहनी और भी कुछ अलायंस के पार्टनर अगर जुड़ेंगे तो जो सोशल अर्थमेटिक है जिसकी बात हम लोग करते हैं, उस अर्थमेटिक में वो यहाँ मजबूत है। अब देखते हैं कि एनडीए कैसे उसको फ्रैक्चर्ड करता है। मैं एक छोटा उदाहरण अभी बता रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ गया में, बोध गया में ही आए थे, और वहाँ पर राजबल्लभ यादव की पत्नी उनके मंच पर थी जो आरजेडी की विधायिका हैं। वहाँ से रजौली के विधायक सुरक्षित सीट से जो जीतते हैं वो भी आरजेडी के थे, वो मंच पर थे। तो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं या जो इनके अंदर में लीडरशिप देखती है जनता, अगर वो एनडीए के साथ खड़े होते हैं, उस स्थिति में एनडीए अपने को बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अगर कास्ट कॉम्बिनेशन को डाइल्यूट करने में एनडीए सफल होती है और जिस वोट बैंक की तरफ, चलिए आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन श्री पूजन झा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने लोकसभा चुनाव में तो देखा, ये जो कुशवाहा फैक्टर था वो एनडीए के पक्ष में खास तौर पर इस इलाके में काम नहीं किया, और एक जगह औरंगाबाद में क्या गड़बड़ हुआ, उसके बाद आपने देखा उसका असर काराकाट में भी पड़ा, उसका इफेक्ट आरा में भी दिखाई पड़ा, और वो इफेक्ट मल्टीपल इफेक्ट बक्सर में भी दिखाई पड़ा, और कहा यह जाने लगा कि माइक समीकरण लालू प्रसाद ने बना लिया। आपको लगता है कि उससे कुछ अलग स्थिति विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है? देखिए, ये तो स्थिति स्पष्ट है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो होते हैं तो दोनों के इक्वेशन को अगर आप सही तरीके से आकलन करें तो द इक्वेशंस आर इंटायरली डिफरेंट। ये सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव में मोदी इज़ द फैक्टर। अभी तक उसमें बहुत इरोजन में ही नहीं देख रहा हूँ, बावजूद उसके कि इस बार के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें बिहार में खास करके मोदी फैक्टर का वो असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने एक ठीक ठाक फाइट दी थी। विधानसभा के मुद्दे पर आते हैं। विधानसभा के जाहिर तौर पर मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। मोदी फैक्टर यहाँ कितना काम करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि बिहार के चुनाव में एक और फैक्टर है जो बहुत तेज़ी से, खास करके वो जो जेनजी ग्रुप है या फिर हम कहते हैं कि जिसके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो उस तरफ बहुत तेज़ी से उसका रुझान होता चला जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीके फैक्टर, प्रशांत किशोर फैक्टर। एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया और यहाँ पर जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नैरेटिव तो ज़रूर सेट करने में वो कामयाब हो गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर बिहार में हम हमेशा देखते हैं कि वो 2 पार्टियों के बीच में कॉन्टेस्ट होकर के रह जाया करता था, वहाँ इस बार मैं एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ। तो हमारी और आपकी चर्चा विल अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू द फैक्ट कि प्रशांत किशोर अपने आप को एलिवेट सिर्फ वोट कटुआ से कहाँ तक कर सकते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी अहम बात यह है, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ व्हाट संजय जी जस्ट नाउ सेड, आप देखिए एक एमवाई समीकरण की हमेशा हम बात करते हैं। एमवाई समीकरण में बहुत ज़्यादा गिरावट या इरोजन हमने नहीं देखा है।
थोड़ा बहुत माइग्रेशन हो सकता है, लोकल इशूज़ उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर एड ऑन क्या होता है। अगर वो एसेट है तो वही उनके लिए लाइबिलिटी भी है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एमओआई इक्वेशन अगर एसेट है, लालू की लिगेसी है, तो लालू का एक बैगेज भी है, उस पर एड ऑन क्या हो सकता है। अगर एग्रेसिव सीमेंटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, एमओआई इक्वेशन का एग्रेसिव सीमेंटिंग हुआ, ये कंसोलिडेट हुआ, तो एक रिवर्स कंसोलिडेशन भी होता है। तो यहां पर बैठ करके इस स्थिति में आकलन करना, जबकि पूरे इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं। हमने देखा था कि नैरेटिव प्रशांत किशोर ने शुरू किया और नाउ इट हैज़ मोर और लेस बॉइल्ड डाउन टू कैरेक्टर असैसिनेशन। इंडिविजुअल को वो टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट दिख रही है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से ही यूज्ड टू टेक द कॉल द शॉट, रूल द रूल्स, क्या नीतीश कुमार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तरीके से 1-to-1 कनेक्ट फिर से संवाद स्थापित कर पाएंगे? क्या मजबूरी आखिर एनडीए की हो गई कि हाल के दिनों में जितने भी पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसकी धड़ी लगा दी? आप देखते हैं कि उधर तेजस्वी यादव वो कहते हैं, घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो माई बहन को 25,000 देंगे, और नीतीश कुमार तुरंत उसको बहाल करती है 125 यूनिट। आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं ये घबराहट है? देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाला है, और पंकज जी मैं आपसे आग्रह करूंगा इस चुनाव को जरूर कवर करेंगे आप। मैं अभी तक 27-28 चुनाव लगभग पूरे भारतवर्ष का कवर कर चुका हूं। बहुत जगह पर बिल्कुल सटीक विश्लेषण हुआ। बिहार के संदर्भ में अभी जब मैं बैठा हुआ हूं तो मुझे लगता है कि हर दिन मेरा अपना विश्लेषण इट इज रेडी फॉर चेंज, क्योंकि इक्वेशन डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। दरअसल डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाहूँगा, कुशवाहा फैक्टर का सवाल तो कर लिया, लेकिन बात चर्चा में पीके फैक्टर भी आ गया। कहा यह जाता है, जब आप एनडीए के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं पीके का अपना कोई वोट नहीं है। वो जो ऐसे नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो उनके सिंबल पे लड़ेंगे और वही कुछ वोट ला पाएंगे। उनका आधार वोट बैंक नहीं है। और नीतीश का भी नहीं था। जी हाँ, नीतीश का भी नहीं था। और ये जान लीजिए, उसके बाद जब और आप उनसे आगे बात करेंगे तो उनका कहना ये होता है कि जब बात ये आएगी कि भाई देख लो ये वोट कटवा है और नहीं तो लालू आ जाएंगे, तो जो लोग पीके की तरफ देख भी रहे हैं वो अल्टीमेटली बीजेपी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं क्या? देखिए, इस सोशल इक्वेशन से इतर एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने अखबारों में देखा, जो नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, इसमें अभी उन्होंने 10,000 रुपये की घोषणा की कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम देंगे। मैंने देखा कि 1,34,00,000 जो जीविका दीदियां हैं, उनको एक टास्क दिया गया कि भाई आप अवेयर कीजिए, और उनका कहाँ है, जो उनका निशाना कहाँ है, मैं उस तरफ आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें बाकी फैक्टर डाइल्यूट होते हुए दिखते हैं। उनका निशाना है कि आखिर 2020 में 59 पॉइंट कुछ % महिलाएं ही क्यों वोटिंग की, 100% क्यों नहीं। ठीक है, जो मेल मेंबर हैं वो तो माइग्रेशन में जाते हैं, महिलाएं तो रहती हैं बिहार में, आखिर उनका बूथों तक पहुंच क्यों 60% ही क्यों, 100% क्यों नहीं। ये टास्क दिया गया और उसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका सबको लगाया गया कि भाई आप लोग भी लगिए, और बजाते सीडीपीओ को कहा गया कि आपको सुपरवाइज करना है कि वो जो अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगी, उस अवेयरनेस ड्राइव में आप देखिए कि क्या हर घर के महिलाओं तक या हर परिवार तक उनकी पहुंच है कि नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति प्रो रहती हैं, वो कोई फैक्टर आ जाए, अगर महिलाएं कंसोलिडेट होकर के थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। पिछले बार का जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो अंतर रहा है जीतने और हारने का, वो 0.3% का रहा है, 0.3%। अगर 5% महिला वोटर भी बढ़ जाती हैं, जिसकी चमक मैंने लोगों की आंखों में देखा कि वो महिलाएं कह रही है कि हमको राजनीतिक भागीदारी दी गई, चाहे वो पंचायत में हो या नगर निकाय में हो, हमें डोमिसाइल का लाभ दिया गया, हमें साइकिल और पोशाक दी गई। वो लड़कियां जो बेटियां कभी पढ़ती थी हाई स्कूल में, आज उसकी उम्र 35 साल की हो गई है, वो टीचर हो गई है, वो पुलिस में कांस्टेबल हो गई है, वो उसके विजन बेहतर हो गए हैं। तो वो महिला वोटर जो हैं वो कास्ट और क्रीड में नहीं बटी हुई है।
अगर ये जो कल मैंने देखा, अगर महिलाएं पोलराइज्ड होती हैं, फिर प्रशांत किशोर का फैक्टर बहुत काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे पक्ष में कोई ना कोई निर्णय ले रहे हैं। और मैं परसों गांव में था, मैंने देखा कि रूरल डिस्कोर्स में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है। शहरी एलिट क्लास में है चर्चा कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, कहाँ गड़बड़ी है, लेकिन रूरल डिस्कोर्स में नीतीश कुमार नहीं है। तो अगर महिलाओं का वोट 5% बढ़ जाता है तो प्रशांत किशोर जो हैं वो बहुत बड़े फैक्टर नहीं होंगे। दूसरी चीज़, मैंने प्रशांत किशोर का मैंने परसों देखा, एक इंटरव्यू में ही वो बोल रहे थे, जो प्रशांत किशोर शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, चिकित्सा की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, वो प्रशांत किशोर जी को मैंने सुना कि भाई 40 सीट तो मुसलमानों को देंगे, हम 70 सीट हम ईबीसी को देंगे, हम इतना सीट तो इनको देंगे। तो जो सोशल इंजीनियरिंग करके, चाहे वो लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, बिहार में हैं, अगर फिसलते हुए ही सही प्रशांत किशोर अगर फिर वहीं पर आकर के रुकते हैं कास्ट कॉम्बिनेशन और कास्ट इक्वेशन पर, तो फिर इशूज तो डाइल्यूट हो गए। जिस इशूज को लेकर के जिस जेन जी की बात इन्होंने की कि 58% यूथ है इस बिहार में, 58%, और इसका मैं एक कड़वा सच मैं बता रहा हूं, वो कनेक्ट कर सकता था यूथ को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार 2,39,000 आवेदन आए, जिसमें 17,000 लड़के बिहारी थे। और पटना यूनिवर्सिटी की अभी चर्चा कुछ दिन पहले आप कर रहे थे पूर्व अध्यक्ष जी से, पटना यूनिवर्सिटी में 4,03,900 आवेदन के लिए मात्र 2,000 बच्चों ने आवेदन किया, बाकी सीटें खाली रह गई। क्यों भाई? जेएनयू में हर चौथा बच्चा बिहारी आपको मिल जाएगा। वो प्रशांत किशोर अगर शिक्षा पर रहते कि भाई हम बिहार की शिक्षा को बदल देंगे, यूथ जुड़ते उनसे, उनको लगता है कि हमारे सपने आकार लेंगे। लेकिन जब फिर वो कास्ट इक्वेशन पर जा रहे हैं, सोशल कॉम्बिनेशन पर जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी इशू से थोड़ा डेविएट कर रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी जिस इशूज को लेकर के आगे बढ़े थे और जो नहीं,